हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति और मृदाएं। इस चैप्टर के 2 भाग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम तीसरा भाग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हमें मुख्य रूप से बात करनी है मृदाओं की। मृदाएं क्या होती है? जिसे हम आम भाषा में मिट्टी कहते हैं, उसी को मृदाएं कहा जाता है। ये मृदाएं होती क्या है? धरातल के महीन कण युक्त और ह्यूमस युक्त ढीले पदार्थ जो उपजाऊपन लिए होते हैं। छोटे छोटे कण होते हैं, महीन कण होते हैं और ह्यूमस होता है। ह्यूमस मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के बचे हुए हिस्से, इसमें ह्यूमस होता है और इनमें उपजाऊपन भी होता है। उसे क्या कहा जाता है? मृदा या फिर मिट्टी कहा जाता है। यह डेफिनेशन, यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मृदा का आकार उसकी उपजाऊ शक्ति को प्रकट करता है। मृदा का आकार कितनी बड़ी है या महीन है, बारीक है, उसी के आधार पर पता चलेगा कि उसकी उपजाऊ शक्ति, कितना उपजाऊपन है उसमें। मृदा की संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, कहीं छोटे, कहीं बड़े, कहीं मध्यम प्रकार की इसकी संरचना होती है। जैसे कि कहीं बड़ी रेत के कण मिलेंगे, कहीं गाद मिलेगी, कहीं अम्लता ज़्यादा होगी। इस प्रकार हम मिट्टी को अलग अलग भागों में भी बांट सकते हैं। भारत के मैदानी भागों में, मैदानी भाग हमने बात की थी कि मुख्य रूप से जो नदियों द्वारा लाए गए मलबे से बनती है वो मैदानी भाग होते हैं। मैदानी भाग में कैसी मिट्टी मिलेगी? काप मिट्टी मिलेगी। हिमालय वाले क्षेत्र में चूंकि पर्वतीय हिस्सा है, वहां की मिट्टी को क्या बोला जाएगा? पर्वतीय मिट्टी। जो प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण में जो पठारी हिस्सा है, वहां पर काली भूरी मिट्टी मिलेगी। और जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, वहां पर कैसी मिट्टी मिलेगी? हम सोच सकते हैं रेतीली मिट्टी मिलेगी। यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन से मिट्टी पाई जाती है। भारत में प्रमुख रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह बात किसने कही? ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कही, उनके अनुसार यह बात कही गई है। कौन कौन सी है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, क्षार युक्त मिट्टी है, हल्की काली और दलदली मिट्टी है, काप मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है और वनों वाली मिट्टी है। तो एक एक करके हम इन मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कितने क्षेत्र में है। हालांकि ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नवीन काप मिट्टी लगभग 1012 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। काली मिट्टी 594 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। मरुस्थली मिट्टी 146 लाख हेक्टेयर में। लाल पीली मिट्टी 498 लाख हेक्टेयर में। वनों की जो लेटेराइट मिट्टी है वो 465 लाख हेक्टेयर में और पर्वतीय मिट्टी 117 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। मैंने पहले भी बताया कि ये आंकड़े इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इन मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है पहाड़ी क्षेत्रों की, पहाड़ी प्रदेशों की मिट्टियां। भारत में 2.04 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में पहाड़ी मिट्टी फैली हुई है। ये पर्वतीय ढालों पर होती है। भाई पर्वत में ढाल होंगे, इसीलिए इनकी परत पतली होगी। क्योंकि ढाल है तो मिट्टी नीचे आती जाएगी, तो ज्यादा गहरी मिट्टी हो नहीं पाएगी, इसकी परत पतली होगी और जल्दी अपर्दित हो जाएगी। अपर्दित मतलब कि कटाव हो जाएगा मिट्टी का। थोड़ी सी भी हवा बही तो चूंकि ढाल वाले एरिया में है तो जल्दी नीचे आ जाएगी। थोड़ा सा भी पानी बहा तो पानी से कट के ये नीचे आ जाएगी। तो मिट्टी का अपर्दन पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होगा। इसमें जीवाश्म ज्यादा होगा, जीवों के अंश ज्यादा होंगे, पेड़ पौधों के अंश इसमें ज्यादा होंगे। इसमें फास्फोरस, पोटाश, चूने इनकी कमी होगी। ढालों पर होने से बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है। बागानी फसलें कौन कौन सी है? जैसे कि चाय है, कॉफी है। आपने देखा होगा मूवीज में, अलग अलग वीडियोस में, फोटोज में कि ढाल वाले क्षेत्रों में अगर मंद ढाल है तो मुख्य रूप से वहां पे चाय की खेती की जाती है। तो चाय की खेती बागानी फसलों के अंतर्गत आती है। तो इन ढलान वाले क्षेत्रों में आपको बागानी फसलें बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, वहां पर कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टियां पाई जाती है, जो कि 13,300 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसमें चूने और लोहे का अंश थोड़ा कम होता है। अब किसका अंश ज्यादा है, किसका अंश कम है, ये हर प्रकार की मिट्टी में ये बात कही गई है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप याद कर लीजिए। प्रमुख रूप से आपको लेटेराइट मिट्टी अभी हम पढ़ेंगे, उसमें कौन से अंश ज्यादा है और कौन से अंशों की कमी हमें पता होना चाहिए। ये अम्लीय मिट्टी होती है।
हिमालय में चूने और डोलोमाइट की मिट्टियां हिम रेखा के निचले भागों में मिलती है। जहां पर बर्फ मिलता है उसे हिम रेखा कहा जाता है। तो हिम रेखा के नीचे ये चूने और डोलोमाइट की मिट्टियां पाई जाती है और कहीं कहीं पर ज्वालामुखी वाली मिट्टियां भी पाई जाती हैं। ज्वालामुखी वाली मिट्टियां मतलब कि ज्वालामुखी फूटने से जो मिट्टी बनी है उसे कहा जाता है ज्वालामुखी मिट्टियां। तो इन क्षेत्रों में आपको ज्वालामुखी मिट्टियां भी देखने को मिलेगी। दूसरा है मैदानों की मिट्टियां। मैदानी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, भारत में 30 से 35% मिट्टियां नदियों के प्रवाह में फैली हुई है। उत्तरी मैदान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से उत्तरी भारत में ये मिट्टियां देखने को मिल जाएगी। और मध्य क्षेत्रों की बात की जाए तो जहां पर नर्मदा और तापी नदियां बहती है वहां पर यह मिट्टी देखने को मिल जाएगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं दक्षिण भारत की, यहां पर यह मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और तटों की बात की जाए, समुद्र के किनारे जो हिस्से हैं उन तटों की बात की जाए तो पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर इस प्रकार की मिट्टी बड़ी मात्रा में देखने को आपको मिल जाएगी। इसमें अलग अलग प्रकार से जो मैदानी मिट्टियां हैं उसको बांटा गया है। इसमें पहला है पुरातन जलोढ़। ये मैदानी मिट्टियों का हिस्सा है। पहला है पुरातन जलोढ़ जिसे कहा जाता है बांगड़। क्या कहा जाता है? बांगड़। बांगड़ किसे कहा जाता है? पुरातन जलोढ़ को। कहीं कहीं कंकड़ों वाली कठोर मिट्टी की ऊंची तहें मिल जाती है और इसे रेह भी कहा जाता है और क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है। क्षारीय मिट्टी प्रमुख रूप से पंजाब में पाई जाएगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी तटीय प्रदेश के ऊपरी भागों में इस प्रकार की ये पुरातन जलोढ़ देखने को मिल जाएगी। मैदानी हिस्सों की मिट्टी का दूसरा हिस्सा है नवीन जलोढ़। इससे पहले हमने क्या देखा? पुरातन जलोढ़। अब है नवीन जलोढ़। ये ज्यादा उपजाऊ होती है और इसके कण थोड़े बारीक होते हैं, बारीक कणों से बनी हुई होती है। और अगर बारीक कण होंगे तो जल धारण करने की शक्ति भी ज्यादा होगी, ज्यादा समय तक जल को अपने अंदर समाहित करके रख सकते हैं। सिल्ट और क्ले इसमें ज्यादा होगा। नवीन जमाव है, नवीन जलोढ़ तो नवीन जमाव है, मिट्टी का जमाव नया है, इसमें नवीन जमाव होता रहता है, इसीलिए खाद नहीं देना पड़ता है। मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, खाद कम देना पड़ता है। उत्तरी मैदान के पूर्वी और डेल्टाई भागों में, जो उत्तरी मैदान वाला हिस्सा है उसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है, डेल्टाई वाला हिस्सा है, वहां पर यह मिट्टी बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। दक्षिणी पठारी प्रदेश के नदी घाटी क्षेत्रों में, दक्षिण का जो ये पठारी क्षेत्र है जहां जहां पर नदियां बहती है वहां पर ये नवीन जलोढ़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें तीसरा हिस्सा है नवीनतम जलोढ़, जो कि गंगा के डेल्टा हिस्से, सुंदरबन, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके डेल्टा वाले हिस्से में इस प्रकार की नवीनतम जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ये दलदली होती है, मैंने बताया दलदल मतलब कि पानी और मिट्टी का मिक्स रूप है, जिसमें यदि आप जाओगे तो फंस जाओगे, ऐसे आप समझ सकते हो। तो दलदली और नमकीन होती है, नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जीवांश इसमें ज्यादा होता है। मैंने पहले भी बताया किस मिट्टी में क्या ज्यादा है क्या कम है, हमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। यह भी अत्यधिक उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊपन इसमें होता है। इसमें प्रमुख रूप से किन किन फसलों का उत्पादन होगा? धान मतलब चावल, जूट जिनसे बोरियां बनती है, फल, मसालों, इन सभी का उत्पादन इस प्रकार की मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलेगा। अब तीसरे प्रकार की मिट्टी है दक्षिण भारत की मिट्टियां। अब दक्षिण भारत की मिट्टियों को एक साथ हम देख लेते हैं। ये प्राचीन मिट्टियां हैं, पुरानी मिट्टियां हैं। इसमें प्रमुख रूप से काली, लाल, पीली, लेटेराइट मिट्टियों में बांटा जा सकता है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली है काली मिट्टी। नाम से ही समझ में आता है कि ये काले कलर की होगी, ये काली मिट्टी है। ये परिपक्व मिट्टियां हैं, पकी हुई मिट्टियां हैं, ये गहरे काले रंग की है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें कणों की बनावट घनी और महीन होती है, घनी मिट्टी होती है, अधिक देर तक जल ठहर सकता है। मैंने बताया कि अगर कण महीन होंगे और घने होंगे तो पानी होल्ड करने की, पानी को धारण करने की क्षमता इसमें ज्यादा होगी। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में होगा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। आपको याद रखना है काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कपास कौन सी मिट्टी में प्रमुख रूप से उगाई जाती है? क से कपास, क से काली। काली मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। इसके अलावा इसमें गेहूं भी पैदा होते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु,
प्रमुख रूप से यहां से नीचे वाले क्षेत्र में, मध्य भारत के नीचे वाले क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। वहीं राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड, राजस्थान का इधर वाला हिस्सा जो कि प्रमुख रूप से पठारी हिस्सा है, यहां पर यह काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। दूसरी है लाल पीली मिट्टी। ये प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट के कारण बनती है। इसमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा होती है, इसीलिए इसका कलर लाल होता है। लाल पीली मिट्टी का कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ये कहीं कहीं भूरी पीली भी होती है। ये मिट्टी का कलर भूरा पीला भी होता है अगर इसमें पानी चला जाए तो। ये रंध्र युक्त होती है, बारीक होती है और उपजाऊ भी होती है। इसमें लोहा, एल्यूमिनियम, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख रूप से ये कौन से क्षेत्रों में मिलती है? नर्मदा तापी क्षेत्रों में। नर्मदा तापी क्या है? नदियां हैं, मध्य भारत में बहती है, इन क्षेत्रों में मिल जाएगी। छोटा नागपुर पठार, ये पूर्वी हिस्से में, जिसका संथाल परगना, यहां पर ये लाल पीली मिट्टी बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। मेघालय की ये जो गारो, खासी, जयंतिया, 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं मेघालय, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया प्रमुख पहाड़ियां हैं, यहां पर भी आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। राजस्थान के अरावली और दक्षिणी पूर्वी भागों में भी लाल पीली मिट्टी देखने को मिल जाएगी। वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक में इस लाल पीली मिट्टी के भागों में रबड़ और कहवा के बागान हैं। इस लाल पीली मिट्टी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में रबड़ और कहवा बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट है अपनी लेटेराइट मिट्टी। ये लाल मिट्टी का ही स्वरूप है। इसमें लोहा, सिलिका, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, चूना ये मिल जाएगा आपको। सूखे मौसम में कठोर और वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाएगी। सूखा मौसम होगा तो पानी उड़ जाएगा, ये कठोर हो जाएगी, और वर्षा ऋतु मतलब पानी आएगा तो ये चिपचिपी हो जाएगी। ये बलुई मिट्टी के अंतर्गत आती है। प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्रों में मिलेगी? ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी भाग है, तमिलनाडु के पर्वतीय भागों में, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है अपना अन्य मिट्टियां। कुछ और प्रकार की मिट्टियां भी हैं, जिसमें पहली है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रमुख रूप से मरुस्थल वाले क्षेत्र में ये पाई जाएगी, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात का उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हरियाणा, हरियाणा का दक्षिण वाला हिस्सा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का यह पश्चिमी वाला हिस्सा। यहां पर यह मरुस्थलीय मिट्टी, एक तरीके से रेतीली सूखी मिट्टी पाई जाएगी। इसका विस्तार 1.42 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह आंकड़ा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें मोटे कण वाली जो मिट्टी है वो प्रमुख रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यानी कि राजस्थान का भी पश्चिमी वाला हिस्सा यहां पर मिल जाएगी। ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, ये तो नाम से ही हमें समझ में आ जाता है। वहीं अगर महीन कण वाली मिट्टी की बात की जाए, अब इसमें भी 2 कण है, एक तो मोटे कण है जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में मिलेंगे, और एक है महीन कण जो कि हरियाणा है, मतलब राजस्थान का उत्तर वाला हिस्सा, गंगानगर, यानी कि राजस्थान के उत्तर में ही, राजस्थान राज्य के ही उत्तर में गंगानगर, हनुमानगढ़ और अर्ध मरुस्थल वाले भागों में ये पाई जाती है। इसमें मोटा अनाज बड़ी मात्रा में पैदा होता है। मोटा अनाज क्या होता है? ये बाजरा, ज्वार, इसे क्या कहा जाता है? मोटा अनाज कहा जाता है। बहुत ज्यादा ये हेल्दी होता है, सूखे क्षेत्रों में भी उग जाता है। इसमें कहीं पर गेहूं, कपास, दालें, सरसों, रसदार फल ये भी पैदा किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मिट्टी है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय मतलब नमक ज्यादा इसमें देखने को मिलेगा। आप फोटो भी देख सकते हो, ये मिट्टी सफेद सफेद कलर की हो गई है, इसमें नमक आ गया, इसे लवणीय या क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। ये या तो शुष्क या अर्ध शुष्क भागों में पाई जाएगी, या दलदली क्षेत्रों में जहां पर पानी जमा रहता है उस क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। इसका निर्माण कैसा होता है? शुष्क भागों में यदि आपने सिंचाई ज्यादा की तो, सिंचाई का क्या मतलब होता है? यदि आप फसलों को ज्यादा पानी पिला रहे हो। अगर शुष्क भागों में, ऐसे भाग जहां पर बारिश कम होती है, तापमान ज्यादा होता है, वहां पर यदि आपने पानी ज्यादा दिया तो पानी ऊपर उड़ जाएगा और जमीन के अंदर से लवण जमीन के ऊपर आ जाएंगे। इसकी वजह से लवणीय और क्षारीय मिट्टी बनेगी। अगर वर्षा का पानी एक जगह भरा रहेगा तब भी ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी बन जाएंगी। इसके कई नाम हैं, जैसे कि भूड़, ऊसर, कल्लर, रे, चौपन, ये इसके प्रमुख नाम है। आप रे, ऊसर और कलर ये 3 आप याद कर सकते हो। ये प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अगली है दलदली मिट्टी।
दलदल वाले क्षेत्रों में बनने वाली मिट्टी, जो कि उड़ीसा के तट पर, यानी कि पूर्वी भाग के ये उड़ीसा के तट पर, सुंदरबन वाले क्षेत्रों में, सुंदरबन वाला क्षेत्र अभी हमने देखा था पश्चिम बंगाल में है, बिहार का उत्तरी हिस्सा और केरल तट पर ये दलदली मिट्टी हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये थी अपने मिट्टियों के अलग अलग प्रकार जो कि भारत में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मिट्टियों के संरक्षण की। मिट्टियों को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से मिट्टी कटकर चली जाती है, जिसे अपरदन कहा जाता है। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा केमिकल डाल रहे हो, उर्वरक ज्यादा डाल रहे हो, तब भी मिट्टी खराब होती जा रही है। पेड़ों के काटने से भी मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, इसीलिए हमें मिट्टी का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं, मिट्टियों की उर्वरक क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है। नदियों द्वारा, नदियों के पानी द्वारा, हवा द्वारा मिट्टियां कट रही है, जिसे कहा जाता है मिट्टियों का अपरदन। जल द्वारा देश में, पानी के द्वारा देश में करीब करीब 187.8 मिलियन हेक्टेयर में मिट्टी अपरदित हो गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि कृषि के क्षेत्र की सबसे बड़ी बॉडी में से एक है, जिसे ICAR, शॉर्ट में ICAR कहा जाता है, इसके अनुसार भारत की 60% भूमि मृदा क्षरण की समस्या से ग्रसित है। मृदा क्षरण मतलब कि मृदा का खराब होना, मिट्टी खराब होना, यह मृदा क्षरण कहलाता है। तो भारत की 60% भूमि, 100% पूरा भारत, उसकी 60 मतलब 50 से भी ज्यादा भूमि मृदा क्षरण की समस्या से ग्रसित है। अगर हवा द्वारा, वायु द्वारा भूमि क्षरण की बात की जाए तो प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्रों में होगी? जो सूखे क्षेत्र होंगे, जैसे कि राजस्थान का जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, इन क्षेत्रों में मृदा क्षरण ज्यादा होगा, भूमि क्षरण ज्यादा होगा। हरियाणा वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्रों में हवा द्वारा भूमि क्षरण ज्यादा होगा। अब मिट्टी अपरदन हो रहा है, एक बड़ी समस्या है। अब इसको बचाएं कैसे, मिट्टी अपरदन को रोके कैसे? इसके लिए आप पहाड़ी क्षेत्रों पर पेड़ लगाओ, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा अपरदित ना हो, उसका कटाव ना हो। फसलों का हेर फेर करो, मतलब अलग अलग फसलें लगाते रहो, ताकि मिट्टी का उपजाऊपन बरकरार रहे। मेड़बंदी करो, मेड़बंदी करो, ताकि आपकी मिट्टी हवा या पानी की वजह से उड़ के न जा पाए। छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी इकट्ठा कर लो, इसमें चेक डैम बनाओ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे डैम बनाते रहो, बांध बनाते रहो, ताकि पानी का बहाव तेज ना हो सके, धीरे हो जाए, मिट्टी का कटाव ना हो। खेतों में ढाल के विपरीत जोतना है। ये ढाल वाला क्षेत्र है, तो आपको ढाल के विपरीत, मतलब ऐसे आप खेतों को जोतो ताकि एक बीच में रुकावट आ जाए, स्टॉपेज आ जाए, और पानी और हवा रुक जाए, जिसकी वजह से अपने मिट्टी का कटाव न हो। और वायु द्वारा अपरदन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाओ। पेड़ क्या करेंगे? मिट्टी को बांध के रखेंगे, मिट्टी का कटाव होना नहीं देंगे। रेत के टीलों में वनस्पति लगाकर उनके अपरदन को रोका जा सकता है। जो राजस्थान का पश्चिमी वाला हिस्सा है, जो मरुस्थल वाला हिस्सा है, वहां पर रेत के टीलों में आप वहां की वनस्पति लगाओ, ताकि उस मिट्टी को पकड़ के रख सके और अपने मृदा का अपरदन न हो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पाठगत प्रश्न की। बीच में जो कुछ क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चन के जवाब हमें कहां मिलेंगे? अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी है उसी में से हमें आंसर मिल जाएंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में 2010 के अनुसार कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2010 के अनुसार हमने राष्ट्रीय उद्यान देखे थे, कितने? 92, 92। आसान क्वेश्चन है, एक आंकड़ा हमें याद रखना था, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? हमने देखा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में काजीरंगा अभ्यारण्य है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बड़ा फेमस है। आसान है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित है? भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन लगे हुए हैं? मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 21.34% हिस्से पर, और बोला कितना गया है? 33% हिस्से पर। लेकिन 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 21.34% पर वन आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं? हमने सबसे पहला वनों का प्रकार जो देखा था, जो हरा भरा रहता है, वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो वो भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर फैले हुए हैं? 16.7% हिस्से पर फैले हुए हैं। ये आंकड़ा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय वन कहां मिलते हैं? ज्वारीय वन मतलब दलदली वाले क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं, मुख्य रूप से कहां पर मिलेंगे? वो मैंने बताया था, डेल्टा और तटीय भागों में, जहां पानी जमा रहता है, वहां पर इस प्रकार के ज्वारीय वन देखने को
मिल जाएंगे। तो आज के भाग को हम यहीं पर थामते हैं। मुख्य रूप से हमने भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ा और कुछ पाठगत प्रश्न देखे। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।